आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं ये विषय वस्तु को समझने हेतु किए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं तो विषय वस्तु को समझने हेतु। आगे, निम्नलिखित विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो जाएगा? तो ये जो है ये आपकी बहुमूर्खता आता है। ठीक है, आगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो आपका समायोजन। आगे, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता। तो मानसिक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता अमूर्त चिंतन है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अभिप्रेरणा के लिए संवेग शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कहीं जाती है। तो जो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे प्रेरक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो पृथक। तो जो व्यवहारिक अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है तो वो पृथक करना। आगे, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा था? तो मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरक का एक उदाहरण है? तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आदत पढ़ना या आदत ये प्रेरणा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है वह कहलाती है, तो वो अभिधारण कहलाती है। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने को निर्देशित करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या ग्रुप में स्टडी सही होती है आप सेटिस्फाइड हो? तो ये व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो शिक्षक का योगदान आकांक्षा का उचित स्तर तय करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है तो वो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है? तो वो आपके लेविन व फ्राइड ने किया है। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं तो व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो जीवन कथा या व्यक्तिगत विधि या आत्मकथा जो विधि होती है ये व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती हैं। बहुमुखी व्यक्ति
होता है तो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता तो ये संदेही, शंकाकुल और एकांत प्रिय रहने वाले व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का अध्ययन और उनका समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, कब और कहाँ और किस क्षेत्र में किया था? तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग है वो 1940 में कॉलियर द्वारा अमेरिका में व्यापार क्षेत्र में किया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना ये कार्य नहीं किया जाता है। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु, इन सभीयों में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रथम सोपान, तो प्रथम सोपान होता है समस्या की पहचान करना। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं? तो 7 सोपान होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो NCERT के द्वारा निर्मित किया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1963 में NCERT के द्वारा किया गया था। मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ये अनुसंधान कहलाता है। किसी भी व्यवस्था के कार्यकर्ता में कार्यकुशल के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता होती है। ये आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आता है। रिसर्च फॉर टीचर्स किसकी पुस्तक है? तो रिसर्च फॉर टीचर्स ये बंगिंघम की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए किया जाने वाला अनुसंधान। ये कथन किसका है? तो ये गुड का कथन है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है विद्यालयों में कार्य प्रणाली में सुधार करना, विद्यालयों के शिक्षक, प्रशिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, साथ ही अनुशासन बनाए रखना और प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था, तो ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है। निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है तो मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित समस्याएं, शिक्षक के द्वारा शिक्षक के व्यवहार से संबंधित समस्याएं, साथ ही प्रबंधन एवं संगठन से संबंधित समस्याएं और विषय वस्तु एवं पाठ्यचर्या से संबंधित समस्याएं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, ये सभी अनुसंधान क्रियात्मक के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है तो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति व्यवहारिक होती है, ना कि सैद्धांतिक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है और किसी भी समस्या का व्यावसायिक हल किया जाना चाहिए। तो ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस किसकी पुस्तक है? तो ये स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है तो मानचित्र, एटलस व अन्य प्राइस कार्य में रुचि लेने से संबंधित समस्याएं, भाषा शिक्षण में वतेनी या वाचन संबंधित त्रुटियां, अनुशासनहीनता, देरी से आना, गृह कार्य न करना, स्कूल से भाग जाना, चोरी करना, मारपीट करना इत्यादि, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। क्रियात्मक परिकल्पना का पक्ष है तो क्रियात्मक पक्ष और लक्ष्य पक्ष ये दोनों ही क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष हैं। अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। ये कथन स्टीफन एम कोरे के हैं।
क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित अमेरिका शिक्षा शास्त्री हैं तो कॉलियर, हैरिकेन, स्टीफन एवं कोरे और लुईन, ये सभी अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत केंद्रित है तो आधुनिक मानव व्यवस्था ये कार्य एवं संबंध के केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑकिंघम ने किया था। शिक्षा की समस्याओं के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार का विकास लाना है। यह कथन, तो ये कथन मैक थ्रेट का है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान आकांक्षा का उचित स्तर तय करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो वह साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है तो अंतर्मुखी जो बालक होता है वो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है तो ये आपका विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व होता है।